Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel Due Commerce. Or this is the last part. This will going to be the last part of our Trade of India वाली यूनिट फॉर CUET PG MCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है. बहुत तो नहीं, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि भाई कम से कम लंबी रखूं, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स वाले हल्के से टॉपिक्स हैं, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी यहाँ से ज़्यादा होते हैं. बीओपी से तो देखो आता है क्वेश्चन और वो ईजी रहता है, तो वो तो हम जल्दी से कवर कर ही लेंगे. इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसके पूरे शॉर्ट क्रिस्प नोट्स मैंने बना लिए हैं, आज मैं आपको करवाऊंगा. और अदर एग्रीमेंट्स या फिर इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि WTO, UNCTAD, गैट, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, एज यू माइट बी नोइंग. तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो यार, मेरी सारी क्लास इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ. आई एम टीचिंग यू गाइज वेरी एफिशिएंटली. सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है CUET PG MCOM के नज़रिए से. तो आई एम वेरी एग्जाम सेंट्रिक, येट नॉलेज तुम्हें वैसे की वैसे मिलती है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है. कोई आलतू फालतू से पढ़ोगे तो तुम फिर वैसी ही नॉलेज मिलेगी. ठीक है, किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट यू माइट बी नोइंग कि एक बेटर मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी नॉलेज आप तक पहुंचे प्लस आपको भी समझ में आए और आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो. एंड दैट्स व्हाट माय गोल इज. ठीक है, लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करने से पहले फिर से बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लेना. DU कॉमर्स चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे CUET PG MCOM की प्रिपरेशन रिलेटेड, सिलेबस कवरेज रिलेटेड बनी हुई है प्लेलिस्ट, चेक कर लेना. ठीक है, प्लस प्रैक्टिस क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा 1-2 दिनों में, प्लीज ज्वाइन कर लेना. उसको नहीं करना है तो सिर्फ PYQ वाली ई बुक भी ले सकते हो, मॉक भी ले सकते हो. सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर दी गई है, लिंक से सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. चलो पढ़ेंगे हम सबसे पहले BOP को. ठीक है, एक एक करके चीजें हम कवर करते चलेंगे. मेरे साथ लिखना शुरू करना. थोड़ी सी हेक्टिक या लंबी हो सकती है क्लास को, तो उसी के अकॉर्डिंगली प्लीज चेक करना और देखना क्लास को. ठीक है, लेट्स गो. व्हाट इज BOP? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे बोलते हैं? एक ऐसी स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग व्हाट? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, जनरली अभी के लिए हमारे लिए हमारी कंट्री ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट शोइंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मुझे पता है आप लोगों ने BOP पढ़ रखा है बचपन में भी और आता होगा आप लोगों को, बट कोई ना, अभी जल्दी से इसे कवर करते हैं. नहीं भी आता है तो आज आपको आ जाएगा. सो व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है विच शोज व्हाट? ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट अ कंट्री डू विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जनरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या जनरली इन्वेस्टमेंट करना कहीं पर. लेट्स सपोज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, कहां से? लेट्स से यूएसए की किसी कंपनी ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है और लेट्स से सब्सिडरी खोल दी है. दैट इज अ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज FDI ना. तो FDI यहां पर हुई है, दैट इज कैपिटल इनफ्लो हुआ है इंडिया के अंदर. तो देखो, दो नजरिए से इसको हमेशा समझना. जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि FDI आई है इंडिया के अंदर, विच मीन्स कि इनफ्लो हुआ है मनी का इन इंडिया. सिमिलरली अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं, तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इज डूइंग एक्सपोर्ट्स और सेलिंग गुड्स टू लेट्स से USA, तो गुड्स हमारे फ्लो होंगे आउटवर्ड्स, यानी कि आउटफ्लो ऑफ गुड्स होगा, लेकिन इनफ्लो ऑफ मनी होगा. तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? इनफ्लो ऑफ मनी को क्रेडिट बोला जाता है जनरली. तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि इनफ्लो ऑफ मनी को हम जनरली कौन सी साइड पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं या क्रेडिट बोलते हैं यहां में. और आउटफ्लो ऑफ मनी को हम लोग BOP में जनरली डेबिट साइड पे लिखते हैं. ऐसे क्यों बता रहा हूं? यहां से एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो कहां पर लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट वगैरह वगैरह. अब ये सर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है? These are the components of BOP. तो चलो जी, components कर लेते हैं BOP के. Let's go. Components of BOP. अब ये जैसे मैं आपके ये नोट्स बना रहा हूँ, ये आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना. वहां पे एक प्राइवेट ग्रुप है जहां पे एक छोटी सी फीस लगती है, तो वो आपको देनी पड़ती है टू ज्वाइन द प्राइवेट ग्रुप. वाई? बिकॉज देखो, मेहनत लगती है नोट्स बनाने में और PPTs बनाने में, और वो आपको वहां पर मिलती है.
ठीक है, तो इसलिए एक छोटा सा चार्ज होता है और प्लस में बेफालतू के लोगों को अवॉइड करके रखता है जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। डन। तो ये जो पीपीटीज वगैरह है, ये नोट्स वगैरह है, आपको क्लास के बाद अगर पूरा टॉपिक कवर होता है और उसकी यूनिट कवर होती है तब आपको वहां पे प्राइवेट ग्रुप के अंदर मिल जाता है, तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। अगेन वापस आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी पे। सो बीओपी के कितने कंपोनेंट्स है ये भी आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है। सबसे पहला है लेट्स से करंट अकाउंट, अनदर वन इज योर कैपिटल अकाउंट। ये दो मेन अकाउंट है इसके, हालांकि देयर आर अदर कंपोनेंट्स एज वेल। कौन से हैं सर अदर कंपोनेंट्स? एक है हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। सर क्या सिर्फ 3 ही कंपोनेंट है? एक और कंपोनेंट बचता है। यस, एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है क्या? किसको पता है? पता है आपको? एरर्स एंड ओमिशन। ठीक है, नाउ स्टार्ट करेंगे एरर्स एंड ओमिशन से एक बारी के लिए। एरर्स एंड ओमिशन क्या होता है? एरर्स एंड ओमिशन अक्कर होता है, या फिर बोल लो ये दिक्कतें हैं। दिक्कतें इन द सेंस ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं। दीज आर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। दीज आर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज, और ये अराइज क्यों होती है? ड्यू टू इनकंसिस्टेंसीज इन अकाउंटिंग बोल लो, या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, या फिर बोल लो जो हम यूज करते हैं ना। देखो अकाउंटिंग के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको यूज करके ही हम अकाउंटिंग करते हैं। सिमिलरली हर एक कंट्री का अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी है। तो अगर कोई भी कंट्री अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रही है या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रही है जो माइट भी डिफरेंट होगा एक पर्टिकुलर कंट्री से, तो कुछ एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज अराइज हो जाती है। तो ये वो वाला सिनेरियो है। तो एरर्स एंड ओमिशन से ये होता है जो जनरली बीओपी को बैलेंस करने में काम आता है। ठीक है, कुछ अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा और वो बैलेंस कर देगा बीओपी को। अभी उतने डीप डाउन नहीं जाना है, इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। अब आते हैं कैपिटल और सॉरी करंट अकाउंट के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ योर बीओपी, जहां से जनरली क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। तो समझते हैं कि भाई करंट अकाउंट क्या है। एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो सही से चल रही है ना? हाँ सही से चल रही है। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में आते ही प्लीज लाइक कर दिया करो सेशन को। अभी हम बीओपी कवर कर रहे हैं, फिर हम एफटीपी कवर करेंगे, फिर हम कवर करेंगे गैट, डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीएडी, ये सारी चीजें। हल्की सी मेरी वीडियो अटक रही है बट उसको आप मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ओवरलोड ज्यादा आ जाता है लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि पीपीटीज बनाना ओपन रहता है, उसके बाद फिर वीडियो शूट करना, अपलोड करना। बट कोई ना, मैनेज कर लेंगे। कभी अच्छा लैपटॉप लेकर आएंगे भाई, एप्पल वगैरह वाला, कभी है ना, जब हो पाएगा। कोई ना, कम रिसोर्सेज में भी काम चलाने का कोशिश किया करो आप भी। मैं अपनी स्टोरीज बताऊंगा तो मोटिवेशन मिलेगी आपको, लेकिन अभी टाइम नहीं है अपने पास, बाद में कभी करेंगे बात। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। एनीवेज लेट्स गो। सो करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं। जनरली और भी चीजें आती है, लेकिन जनरली बीओटी को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो इसके क्या कंपोनेंट्स है सर? इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है, विजिबल्स का ट्रेड। नाउ विजिबल्स क्या है सर, और इनविजिबल्स क्या है? सर्विसेज और गुड्स है यार। इनविजिबल होते हैं हमारी सर्विसेज। सर्विसेज की एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ये इट इज इनटेंजिबल, तो वही है इनविजिबल। और विजिबल्स की विजिबल्स किसको बोलते हैं? गुड्स को बोलते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जनरली क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में बदलाव आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो सरप्लस होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो डेफिसिट होगा। इजी। बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड यूज कर रहा हूं विच इज स्पेसिफिकली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब करंट अकाउंट के अंदर और चीजें भी आती हैं, ठीक है। और चीजें क्या है? बी है हमारे पास फैक्टर इनकम। अब यहाँ पे जितने भी प्रकार की आपकी फैक्टर इनकम है जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्यों ना पढ़ी हो, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। कंपनसेशन, रिमनरेशन, प्रॉफिट वगैरह वगैरह सारी यहाँ पर आंख बंद करके लिख देना, दीज आर योर फैक्टर इनकम, दिस इज योर फैक्टर इनकम।
पैसा मिलना, लेट्स से इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर काम कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, इंडिया की जो वो क्या क्या कहते हैं उसको, एम्बेसडर क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं, जैसे जैसे इंडिया की बाहर पे है एम्बेसी, यस एम्बेसी वाले, लेट्स से इंडिया के अंदर एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी है, तो उनको पैसा मिलता है, तो इंडियन रुपीज में मिलता है जनरली, लगा के चलो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो वो हो गया, ठीक है, वैसा वैसा वाला सिनेरियो। लेकिन और भी चीजें आती है इसके अंदर, एग्जांपल के तौर पे मैं अभी लिख रहा हूँ क्या, इंटरेस्ट, इसको बहुत अच्छे से समझो, ये इंटरेस्ट क्या है और मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा क्यों है, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। यू हैव बोरोड सम मनी, यू यानी कि द गवर्नमेंट या फिर द इंडिया लगा लो, इंडिया हैज बोरोड मनी फ्रॉम लेट्स से IMF, तो बोरोविंग्स आ गई। बोरोविंग्स इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये जो बोरोविंग है, अब हमें कोई ऐसे तो दे नहीं देगा फ्री में, इंटरेस्ट तो लेगा ना अपन से, तो इंटरेस्ट वी नीड टू पे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो वो फैक्टर इनकम का पार्ट होती है, वी आर पेइंग, यहाँ पे सिर्फ रिसीविंग नहीं है, पेमेंट भी तो है, बाहर जाना और अंदर आना, आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूड होगी। तो अगर वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बोरोविंग, दैट कम्स अंडर फैक्टर इनकम, ना कि कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो बोरोविंग आ गई, लेकिन बोरोविंग पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। डन। तो कहने का ये मतलब है कि जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है ना, इट कैन इंपैक्ट द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इतना डीप नहीं करवाऊंगा, मुझे पता है ये एमकॉम लेवल का हो गया, और भी बड़े लेवल का हो गया, तुम इतने उसके नहीं हो, मतलब हो कैपेबल मुझे पता है, लेकिन अभी सीवीटी पीजी स्पेसिफिक पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो, वरना इतना ये बीओपी इतना बड़ा चैप्टर है ना, 2-3 घंटे यहीं पे चले जाएंगे। एनीवेज, फैक्टर इनकम, और फिर थर्ड है हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट्स, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लॉजिक सेम है कि भाई वन साइडेड है। ठीक है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया ग्रांट्स, या हमने दे दिए ग्रांट्स या एड। ठीक है, लेट्स से म्यांमार के अंदर जो 2024 की स्टार्टिंग में भूकंप सा आया था, पता नहीं 25 की स्टार्टिंग में, तो इंडिया वालों ने एड प्रोवाइड करवाई थी, तो अगर वो मॉनेटरी एड होती लेट्स से, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन, जो कि है यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर। एग्जांपल दे रहा हूं बस। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड है, एग्जांपल ग्रांट्स एंड एड वगैरह आ गया, इजी। नाउ कैपिटल अकाउंट के भी कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लस अगर आप IMF की वेबसाइट पे जाओ, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाओ, वहां से किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालो, तो इन चीजों को जनरली क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम को बोला जाता है प्राइमरी इनकम, और यूनिलेटरल ट्रांसफर को बोला जाता है सेकेंडरी इनकम। आपके एग्जाम में माइट भी नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है। ठीक है, कि भाई कंपोनेंट्स बताओ। डन। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिखो यहाँ पे, ताकि आप भूल ना जाओ, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपकी, ट्रेड ऑफ इंडिया की, ध्यान रखना। चलो, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मोटी मोटी 2-3 चीजें आती है, देखो। एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके की हो सकती है, FDI प्लस FPI, और इन दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। FDI इज फॉर कंट्रोल एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पर्पसेस। अगर हम सब्सिडरी खोल रहे हैं लेट्स से पाकिस्तान के अंदर, तो भाई कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम वहां पे, हालांकि इट इज अ वेरी रिस्कियर सिचुएशन या फिर रिस्कियर प्रपोजिशन। व्हाई? बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देयर। ठीक है, प्लस वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उतने उसमें नहीं जाऊंगा मैं, बट FDI कर रहे हैं तो हाईली रिस्की है, बिकॉज ये रिवर्स नहीं हो सकता डिसीजन जल्दी से। अगर चलेगा काम तो चलेगा, नहीं चला तो भाई नुकसान। FPI इज फॉर रिटर्न पर्पसेस, यू गाइज नीड टू हैव, आई मीन वी वांट रिटर्न, रेगुलर रिटर्न, दैट इज व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, तो वहां से डिविडेंड आने की संभावना हम कर रहे हैं, दैट इज योर FPI जनरली। और इसमें FII क्या होता है? FPI इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। वो कौन कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बाहर, जैसे बैंक्स, सिंपल, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस वाली कंपनीज, ये लोग कहां कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, तो उन्हें बोल रहे हैं FII, सिंपल यार। तो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बाहर कर रहे हैं, अंदर भी तो आ सकती है इन्वेस्टमेंट, वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। अब सर ये फुल्ली कन्वर्टेबल क्या होता है? आप ऐसे ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो, जीवन खराब हो गया हमारा। तो
फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब है कि हमने खाली छोड़ रखा है, आ सकती है कैपिटल, जा सकती है कैपिटल, वो वाला सीन है। इंडिया फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल नहीं है अभी, अभी के लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। नहीं आएगा वैसे तो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं, नाउ करंट अकाउंट क्या है, फुल्ली कन्वर्टेबल बोल सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स पर पूरा अपन जोर दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। करंट अकाउंट मे बी कैन बी कॉल्ड एज कि भाई फुल्ली कन्वर्टेबल है। डन है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा स्पीड में मत करके देखो, मेरा ऑलरेडी फास्ट है सिस्टम। एनीवेज, इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडीआई, एफपीआई। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डेरिवेटिव्स होते हैं, आपको भी इसके अंदर घुसने की जरूरत अभी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे डेरिवेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है बोरोविंग्स। तो मोटा मोटा दो चीज आती है इसके अंदर, बोरोविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दैट इज योर कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। तो अगर एग्जाम के अंदर इन 6 चीजों में से 4-5-6 चीजों में से पूछ लिया जाए कि कौन सा कहां पर बिलोंग कर रहा है, तो वी कैन नाउ इजिली टेल देम कि भाई ये है। इजी, डन। कितना सही था बताओ। अब बात करते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, यहां पे हम रखते हैं फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी का रिजर्व रहता है यहां पे। क्या सिर्फ फॉरेन करेंसी का रिजर्व रहेगा? नहीं, गोल्ड भी रहता है, यू नो, लिक्विड फॉर्म में चीजें भी रहती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी रहती हैं, ठीक है। तो इनका क्या रहता है, रिजर्व रहता है, रिजर्व ऑफ दीज थिंग्स, सिंपल ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। नाउ अब कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कि कंसेप्चुअल है, ये तो याद करने वाली है, कर ली भाई। कुछ कुछ कंसेप्चुअल थी, बीच बीच में मैंने बता दी। अब मुझे ये बताओ जरा, हमारे पास बीओपी डेफिसिट की सिचुएशन आ रही है। लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन कॉल्ड एज बीओपी में डेफिसिट। सर डेफिसिट तो हमें याद है, पता है हमें कि क्या होता है बीओपी डेफिसिट। अभी मैं टर्म यूज कर रहा हूं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जनरल तरीके से हम ये बोलेंगे कि हमारे जो आउटफ्लोज है वो ज्यादा है, बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है, ठीक है, और पैसा कम अंदर आ रहा है। कहने का या फिर ये भी मतलब हो सकता है कि इंपोर्ट्स आर ग्रेटर। जनरल सेंस में बोलूं अगर मैं, तो इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हैं। और इसको क्या बोलते हैं सर, अगर इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वी आर पेइंग ज्यादा पैसे, तो आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है हमारा एज कंपेयर टू इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ मनी। अब ये जो चीज है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इट विल इंपैक्ट योर करेंसी एज वेल, द पावर ऑफ योर करेंसी एज वेल। कैसे सर? देखो, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेट्स से वी आर इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट एंड हम बीओपी डेफिसिट से बीओपी सरप्लस की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट से क्या होता है, वी आर गिविंग या सेलिंग द गुड्स टू फॉरेनर्स। लेट्स से गुड्स बाहर जा रहे हैं, पैसा अंदर आ रहा है, यानी कि who all are purchasing our goods? Foreigners. They have, let's say, dollars in their hands. उन्हें यहाँ पर खरीदने के लिए कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे डॉलर्स रुपीस के अंदर। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी, तो इट विल एप्रिशिएट योर करेंसी, योर यानी कि अपनी करेंसी रुपी क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। जहां पर अभी करंटली 90 के अराउंड चल रहा है $1, अब क्या हो सकता है वो $1 इक्वल्स टू 88 रुपीज, लेट्स से, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, है ना। और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे होता है, अपने आप होता है, मार्केट फोर्सेस करती हैं, सप्लाई एंड डिमांड के उलट फेर से होता है। डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या होता है पता है आप लोगों को, जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली क्या करती है, कम करती है, या तो कम कर देगी या बढ़ा देगी, तो वो डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन होता है करेंसी का, ठीक है, डेलिबरेटली, इंटेंशनली। चलो डन हो गया। तो बीओपी डेफिसिट से बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं, इंपैक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। एक इंपैक्ट अभी मैंने बीओपी सरप्लस का आपको बताया। बीओपी डेफिसिट का इंपैक्ट क्या हो सकता है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है मनी का, वी आर डिमांडिंग मोर मनी, मोर करेंसी, बाहर वाली करेंसी, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग ना बाहर वाले गुड्स, और हम रुपी को कन्वर्ट करवाएंगे डॉलर में, देन ओनली वी कैन परचेज फ्रॉम आउटसाइड। तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, तो वो स्ट्रॉन्ग होएगी ना, अपनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी,
ये वाला सिनेरियो है। तो बीओपी डेफिसिट, बीओपी सरप्लस वाली सिचुएशंस इंपैक्ट डाल सकती हैं लॉन्ग टर्म में, या फिर अदर चीजों पे, उसके अंदर नहीं जाएंगे अभी हम। ठीक है, फिर वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, प्लस में इतनी अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बीओपी से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, बस ये कंपोनेंट्स ध्यान में रखो, ऑफिशियल रिजर्व, एरर्स एंड ओमिशन ध्यान में रखो, हो जाएगा डन। तो बीओपी का जो मुझे तुम्हें करवाना था, आई होप सो कि मैंने तुम्हें करवाया है। बीओपी में इतना ही था। अभी के लिए इसको करते हैं टाटा बाय बाय, इसको ऐसे बंद कर देते हैं कि भाई बीओपी डन हो गया हमारा। अब चलें आईएफटी पे, टीपी पे, इंडियंस या इंडियाज की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इससे पहले 1 मिनट का ब्रेक लेंगे यार। कर रहा हूं शुरू, बस 1 मिनट रुको। पीपीटी पे लेकर चलता हूं पहले तो आपको मैं। बीओपी डन है ना, एक एमसीक्यू डन तुम्हारा, पूरे चांसेस है आने के। बीओपी डन। अब हम करने वाले हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लेट्स गो। आ जाओ। अरे चलो, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो, इंडिया, या फिर ऐसे बोलूं मैं अगर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो सालों से चलती हुई आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिसी रहती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, जनरली 5 साल के गैप के अंदर। फिर कोविड-19 आ गया था तो एक हमारा गैप हो गया, और उसके बाद से हमारी जो अभी करंटली फॉलो हो रही है इंडिया की एफटीपी पॉलिसी, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो कौन सी फॉलो हो रही है? 2023 वाली। डन है, 2023 वाली फॉलो हो रही है। और ये किस टाइप की एफटीपी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये लिखते जाओ बस अब। ठीक है, क्योंकि मैंने एक पन्ने पे यहाँ पे उतार रखा है, तो यही चीज आपको मैं यहाँ पे उतार के दूंगा। तो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 वाली, ये है एक ओपन एंडेड पॉलिसी। ओपन एंडेड प्लस डायनेमिक, या जिसे फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल पॉलिसी है। ओपन एंडेड का सर मतलब? ओपन एंडेड का मतलब है कि कोई टाइम लिमिट के साथ नहीं है, नो टाइम लिमिट, नो टाइम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई टाइम कांस्टेंट नहीं है कि भाई 2023 से लेकर 2028 तक की पॉलिसी है ना, ये ओपन एंडेड है, चलती जाएगी। और जब कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें लगा कि भाई इसके अंदर कुछ चेंज चाहिए, तो हम चेंज लेकर आ जाएंगे। दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लेक्सिबल एफटीपी। डन है, एक चीज ये डन हो गई। नाउ इसका कुछ प्रिंसिपल है, किसी प्रिंसिपल पे ये आधारित है। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पर है सर? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स। यानी कि आपकी ये वाली जो पॉलिसी आई थी, मैं पीपीटी के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, मैंने पीपीटी में वैसे लिंक डाला हुआ है, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है। वैसे तो नहीं जरूरत पड़ेगी पढ़ने की, क्योंकि सारी चीज मैं वहां से ही पढ़ के एक समरी पॉइंट बना के ही तो लेकर आया हूं, बट मैंने दे रखा है यहाँ पे आपको, ये रहा, ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल प्रेस रिलीज पीआईबी। पीआईबी पता है ना आपको? पीआईबी का लिंक दे रखा है यहाँ पे, आराम से जाके आप पढ़ सकते हैं। वैसे नहीं पढ़ने की जरूरत, मैं बता तो रहा हूं, लेकिन अगर ऑथेंटिसिटी चेक करनी है मेरे कंटेंट की तो यू कैन चेक इट आउट, यहां से ही मैं ये चीजें लेकर आया हूं। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुई थी? 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुई थी। ये जो प्रेस रिलीज आया था 31 मार्च को आ गया था 2023, और इंप्लीमेंट हो गई थी ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 पे। डन, इसके बारे में और बात कर रहे हैं। तो ये ओपन एंडेड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। कब शुरुआत हुई ये? 1 अप्रैल 2023। ठीक है, जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, है ना, उन्होंने इसका मतलब इसके बारे में बताया और इंप्लीमेंट करी। डन। इट इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। हाई चांसेस कि भाई ऐसे सवाल आपसे पूछे। ये जो एफटीपी थी किसके ऊपर बेस्ड थी, क्या क्या कुछ चीजें लेकर आए, क्या कुछ नया लेकर आए ये लोग? देखो, पहला इंसेंटिव टू रिमिशन। हम शिफ्ट हो गए या शिफ्ट होना चाह रहे हैं इंसेंटिव से रिमिशन की ओर। रिमिशन इज बेसिकली द रिफंड, है ना, रिफंड या फिर रिमिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग रिफंड्स या फिर रिमिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। डन। फिर सर इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव से हमें दूर जाना है। हमारा जो गोल है यहां पे वो है टू मूव अवे फ्रॉम डायरेक्ट इंसेंटिव। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, आपको डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करवा रही। आप यानी कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, आपको डायरेक्ट हेल्प नहीं देगी। वो क्या कर रही है, आपको बोल रही है कि आप ना प्रोडक्शन करो और उसको एक्सपोर्ट करो, और आपकी प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट आई है ना, किसी किसी चीज के भी बताऊंगा, वो कॉस्ट का कुछ हिस्सा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे या फिर उसमें छूट दे देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने बाहर से कुछ कैपिटल गुड्स को मंगवाया, बिकॉज यू नीड टू प्रोड्यूस, यू आर एन एक्सपोर्टर, लेट्स से आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो आपने मंगवाया भाई कैपिटल गुड्स, बिकॉज इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं था, प्लस में आपको चीपर पड़ रहा था फ्रॉम आउटसाइड। तो आपने इनपुट मंगवाया, कैपिटल गुड मंगवाया बाहर से, सो एज टू प्रोड्यूस मोर, एंड प्रोड्यूस करके यू नीड टू एक्सपोर्ट मोर। तो आपने क्या करना चाहा है, इनडायरेक्टली आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहा है एक चीज को इंपोर्ट करके, जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती। तो आपने ये चीज करी, और ये चीज गवर्नमेंट बोलती है कि आपने एक्सपोर्ट करने के लिए करी है, तो आई विल या वी विल प्रोवाइड यू सम छूट। जो आपने इंपोर्ट करने पर कुछ ड्यूटीज पे करी होगी इस पर्टिकुलर कैपिटल गुड को जो आपने यूज किया है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, वी विल रिफंड दोज पर्टिकुलर टैक्सेस या ड्यूटीज। ठीक है, या फिर छूट दे देंगे आपको उस चीज की। ये होता है, ठीक है, रिमिशन पे शिफ्ट हो जाना। और यही जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, ये कुछ स्कीम्स होती हैं अलग अलग टाइप की, आज हम बात करेंगे स्कीम्स के बारे में भी। ठीक है, लेट्स गो। ये डन हो गया, पहला हमारा डन। दूसरा पिलर है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। सर कोलैबोरेशन किससे करें? कोलैबोरेशन करने का मतलब यहां पर है कि कोलैबोरेशन करो सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तीनों मिलके कोलैबोरेट करो और बढ़ाने की कोशिश करो एक्सपोर्ट को। ठीक है, फिर थर्ड पिलर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक चीज और, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हुआ करती थी, उसका नाम चेंज हो गया, अब चेक करना। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम चेंज हो गया, एक बार चेक कर लेना क्या हो चुका है। दिस इज योर छोटू सा होमवर्क, और प्लीज अभी चेक करना और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज इट विल हेल्प, है ना। और यही इसी नेचर के साथ तो हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, हेल्पिंग नेचर, है ना भाई। चलो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थर्ड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे सर? एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्टर हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब? इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी को एनहांसमेंट करो, डिजिटल सिस्टम्स को लेकर आओ, यानी कि सिंप्लीफाई कर दो बिजनेस करना, एक्सपोर्टिंग करना भी सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स थ्रू
डिजिटल सिस्टम्स, इस चीज पे बड़ा फोकस किया है। आप अगर ये रिपोर्ट पढ़ोगे तो पूरी डिजिटल सिस्टम्स पे बड़ा इन्होंने एनहांस, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ज्यादा जोर दिया है। जैसे पहले मैनुअली होता था या बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होते थे, तो वो चीजें भी इन्होंने रिड्यूस करके डिजिटलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करी है और बताया है कि ऐसे आगे आगे चल के होगा। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी गौर फरमाया है भाई। और चौथा पिलर है इमर्जिंग एरियाज। जो इमर्जिंग एरियाज है उनको कैपिटलाइज करो, है ना। इमर्जिंग एरियाज यानी कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए एक टारगेट सेट किया, टारगेट तो सेट नहीं किया, बोला गया इसी रिपोर्ट के अंदर कि एस्टिमेट लगा रहे हैं कुछ लोग कि 200 बिलियन टू 300 बिलियन तक, बिलियन है या मिलियन है, बिलियन है शायद, मैंने यहां लिखा नहीं है, बिलियन है, बिलियन 200 या 200 टू 3 मिलियन बिलियन तक, सॉरी क्या ही बोल रहा हूं मैं, एक सेकेंड होल्ड करो, मैं चेक ही कर लेता हूं। हम उसी पे चले जाते हैं डायरेक्टली, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे जा रहे हैं। ओपन हो रहा है क्या? ओपन नहीं हुआ, अच्छा ऐसे हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। ये ओपन हो चुका है डायरेक्टली। कहाँ गया कहाँ गया, एक्सपोर्ट का था यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, $200 टू 300 बिलियन डॉलर बाय 2030। और यहां से ना कुछ आपके वो भी आ जाते हैं, कभी कभार पैसेज भी आ जाते हैं। हालांकि सीयूटी पीजी में पैसेज मेरे ख्याल से कम आते हैं या आते ही नहीं है, तो वो देख लेना। लेकिन आपके यूजीसी नेट के अंदर इस पर डायरेक्ट एक पैसेज आया हुआ था और डायरेक्टली ये लिखा गया था कि भाई कुछ एस्टिमेट्स ऐसे लगा रखे हैं कि 2030 तक हमारे जो ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट्स होंगे वो इतने हो जाएंगे, है ना। तो एक इमर्जिंग सेक्टर है, एक इमर्जिंग एरिया है हमारा ई कॉमर्स। और कौन से इमर्जिंग है? स्कोमेट। सर ये क्या है, अभी आगे बात करेंगे, है ना। इनके अंदर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज हैं, प्लस में अदर इमर्जिंग एरियाज जो भी होंगे। इतना ही हमें करने की आवश्यकता है, ठीक है। 4 पिलर्स के अंदर, ये 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी एफटीए बेस्ड है। करना इन्होंने ये सब चाहा है। अब इसके अंदर और क्या है, छोटी मोटी चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है, या छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, अदर फैक्ट्स। चलो, अदर फैक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो, एक है एक्सपोर्ट्स टू रीच, जैसे अभी आपने जस्ट देखा था ना पीआईबी वाला, वो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था एक्सपोर्ट्स का एक टारगेट, एक्सपोर्ट्स टू रीच $2 ट्रिलियन बाय 2030। मतलब ये एक गोल है बेसिकली, है ना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। जनरली तो इतना का इन्होंने सोचा है। और एक स्कीम लेकर आए ये लोग, नई स्कीम लेकर आए थे, वन टाइम थी ये, वन टाइम एमनेस्टी स्कीम। सर ये क्या स्कीम है? ये ऐसी स्कीम है जिसके अंदर एक्सपोर्टर जो होते हैं उन्हें ना, देखो ये स्कीम छोड़ो एक बारी, एक्सपोर्टर जो है उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ कस्टम ड्यूटीज ये सब पे करना पड़ता है ना, और ऑथराइजेशन के चार्जेस पे करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो इतने सारे चार्जेस होते हैं जो पे करने पड़ते हैं। तो कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो इसके तले दब जाते हैं, मतलब इतने चार्जेस पे करते करते थक जाते हैं, दब जाते हैं। तो पाइल अप होता रहता है, पाइल अप होकर इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो ये लोग एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लेकर आए गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि आप पे ये जो भार है ना इस चीज का, जो आपको पे करना था पैसा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है अब, तो ये वाली स्कीम लेकर आए। उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट आपका माफ कर देंगे। तो इट इज अ वन टाइम स्कीम। ऐसा नहीं कि बार बार ये लाते रहेंगे और सभी लोग या सभी एक्सपोर्टर बच जाएंगे उस पर्टिकुलर थिंग से, इंटरेस्ट पेमेंट से या एक्चुअल पेमेंट से, ऐसा नहीं है। तो इसलिए एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लेकर आए कि जो इंटरेस्ट पाइलअप हो रहा था ना, आप वो पे मत करना, ताकि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले, आप एक्सपोर्टर और अच्छे से बन पाओ, है ना। तो ये अच्छी स्कीम थी मेरे हिसाब से, है ना, गवर्नमेंट के हिसाब से। फॉर एक्सपोर्टर्स मैं लिख भी देता हूं, वन टाइम एमनेस्टी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स
टू क्लोज, यही वर्डिंग्स आप देख सकते हैं उसी रिपोर्ट के अंदर या प्रेस रिलीज के अंदर। द ओल्ड द क्लोज द ओल्ड पेंडिंग authorizations interest payments and start afresh। तो एक रिलीफ मिल जाता है। इससे क्या होता है, एक्सपोर्टर को रिलीफ। डन, छोटी सी ये एक स्कीम लेकर आए। और क्या था, और इस रिपोर्ट के अंदर और चीजें क्या बताई गई थी, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, जिसे क्या बोलते हैं, TEE भी बोलते हैं। नाम से देखो क्या पता चल रहा है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, यानी कि ऐसे टाउन्स को ना रिकॉग्नाइज करो, एनकरेज करो जो जिस टाउन से बहुत एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 एडिशन किए, 4 टाउन्स को और ऐड किया 39 ऑलरेडी एग्जिस्टेड टाउन्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे एनकरेज करना टाउन्स को, एनकरेज रिकॉग्निशन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एडिड, इस वक्त की बात है 2023 की ना, जब ये इंप्लीमेंट हुआ था, एडिड 4 टाउन्स प्लस 39 एग्जिस्टेड टाउन्स, मतलब ये ऑलरेडी थे वहां पे। तो ये जो एडिड 4 टाउन्स थे ना, ये कौन से थे, लिख लो। वैसे इतना आएगा नहीं यार ये कि आपसे टाउन पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी फरीदाबाद, फरीदाबाद स्पेलिंग देख लो, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, एक और था वाराणसी। ठीक है, तो 4 टाउन को इन्होंने ऐड किया। अब कितने हो गए, फिर टोटल करके देखेंगे, 43 हो गए। ठीक है, तो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम लेकर आए। और क्या लेकर आए, स्टेटस होल्डर स्कीम। स्टेटस होल्डर स्कीम अगेन किस चीज के लिए है, नाम से पता चल रहा है कुछ बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को स्टेटस मिल जाएगा एक, तो एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, टू इनकरेज एक्सपोर्टर्स कि अच्छे से काम करो, आपको क्या मिलेंगे, स्टार्स मिलेंगे। स्टार्स मिलते थे इसके अंदर, स्टेटस होल्डर के अंदर स्टार्स मिलते थे। और जिस बंदे या जिस एक्सपोर्टर कंपनी के पास ज्यादा स्टार होते थे, वो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी प्रोवाइड करवाती थी अदर एक्सपोर्टर्स को या छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स को। उनके पास वो एलिजिबल बन जाते थे जिनके पास ज्यादा स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कीम ये लेकर आए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट लेकर आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका नाम था या जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, एक ये स्कीम लेकर आए। इन्होंने इसमें क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, तो कमिटीज बना ली, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटीज बना ली, स्टेट लेवल की कमिटीज बना ली, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या करने लगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने लगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीजें अब होने लगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, टू प्रमोट एक्सपोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डन। और लास्ट है आपका
बस ये लास्ट है, हो गया। फिर स्ट्रीमलाइनिंग स्कोमेट पॉलिसी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो क्या होती है। स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स ही है ना, हाँ, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये पहले से भी थी पहले वाली एफटीपीज में, और इसमें इन्होंने क्या बोला, इसको स्ट्रीमलाइन किया, मतलब और ज्यादा एक्सपेंड किया और अच्छा करना चाहा, जिसके अंदर इन्होंने एक रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम, एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहा। कैसे? एग्रीमेंट्स या फिर ट्रीटीज बना के बाकियों के साथ। तो ये चीज ये करना चाहा, मतलब डिजिटली भी लेकर आना चाहा, प्लस में कंट्रोल सिस्टम को और अच्छा करना चाहा। तो इन्होंने इसमें ये बताया है स्ट्रीमलाइन ये वाली पॉलिसी में। डन। ये आपकी पूरी समरी थी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, जिसका आप मैंने बता भी दिया है कि वो कहाँ पर है, प्रेस रिलीज में आया था पीआईबी के अंदर, और प्रॉपर आपको इसका एक समरी मिल गई। अब ये तो समरी हो गई, प्लस में अब आती हैं कुछ पॉलिसीज या स्कीम्स और, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो एक पन्ने पे आप लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हो जाएगा आपका डन, याद भी हो जाएगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है ये स्कीम्स। आ जाओ, ये वाली स्कीम्स। ये लास्ट स्लाइड है इस पर्टिकुलर एफटीपी वाले टॉपिक की। इसके बाद एक छोटे से टॉपिक रह जाते हैं अपने, गेट, डब्ल्यूटीओ और यूएनसीटीएडी। ये तीन करके इस क्लास को ओवर करेंगे। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्लास, बट थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, है ना। बिना मेहनत की चीजें जब मिलती हैं तो फिर वो लंबे समय तक नहीं चल पाती, और मेहनत की अगर तुम हासिल करोगे ना, मजा उसका अलग है। प्लस में तुम्हें तुम्हारा जो एमकॉम लेवल पे जो पढ़ोगे और चीजों की समझ होगी, और मजा आएगा। ठीक है, एमकॉम इससे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एमकॉम रेगुलर से करूंगा तो बहुत इजी है, करूंगी तो बहुत इजी है, ना, कहीं और टाइम नहीं दे पाओगे। ऐसा एक सिलेबस आ चुका है एनईपी के तहत। तो सोच समझ के डिसीजन लेना, है ना। चलो, अब कुछ स्कीम्स है जो कि हमेशा आती है भाई एग्जाम्स में, यूजीसी नेट में बड़ी आती है, ये आपके एग्जाम में भी एक दो पूछी जा सकती है, तो अच्छे से करना है। ठीक है, देखो, RODTEP क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। क्या होगा? रिफंड हो जाएगा ऑफ एम्बेडेड टैक्सेस एंड ड्यूटीज। देखो, हमने क्या किया है, अगेन वही है, एक्सपोर्ट किए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, और जब हमने बनाया होगा उसको तो किसी चीज का यूज किया होगा, इनपुट्स का यूज किया होगा, तो वही वाली सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को रिमूव कर दोगे, रिफंड कर दोगे बेसिकली। ROSCTL, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज, मतलब ये सारी चीजों को ना क्या कर रहे हो, रिबेट कर रहे हो। दोबारा से वही है, सेम हमारा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स आ गया, है ना। स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन सा प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स के लिए है ये। तो इन पे क्या लगेगा, ये वाला स्कीम लगेगा। ठीक है, फिर आता है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम से रिफंड ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज ऑन इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। याद आया वही वाली एग्जांपल अपनी, इनपुट्स को अपन यूज कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें, यानी कि इनपुट्स का यूज करके वी आर मेकिंग प्रोडक्शन, वी आर डूइंग प्रोडक्शन करके हम प्रोडक्ट को बाहर भेज रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बट बाय यूजिंग दोज इनपुट्स जो हमने इनपुट या इंपोर्ट किया है, तो उस इनपुट पे जो आपने ड्यूटीज वगैरह दी होगी उसको रिफंड कर देना। ये वो है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। सिमिलरली आती है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, सिमिलर टू दिस थिंग, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा उन इनपुट्स का विच आर यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। सिंपल और वैसा ही है। इनपुट्स मस्ट बी फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो वो जो इनपुट्स जो आपने मंगवाए हैं, दे मस्ट बी
फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये एक कंडीशन हो जाती है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम की। नेक्स्ट है ईपीसीजी, सीजी है कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, आप इसमें क्या करते हो, इस स्कीम के अंदर आप अलाउ करते हो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी। तो ये कैपिटल गुड्स वाला हमारा एग्जांपल था, तो वो ये वाला है डायरेक्ट वाला, है ना। अगर मैं कैपिटल गुड की बात करूं तो ये है, टेक्सटाइल एंड अपैरल की बात करूं तो वो है, और नॉर्मल केसेस की बात करें तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, और फिर लास्ट है आपकी DFIA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, जैसे यूजीसी नेट में आया था डायरेक्टली, लेकिन वो 2023 में आया था, ठीक है। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं सारी स्कीम्स आपके लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये और ये है, क्योंकि ये नई नई आई है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये भी सिंपल वही है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, पोस्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री होगा किसका, इंपोर्ट का। जो आपने इंपोर्ट किए हैं इनपुट्स को, उन पे आप जीरो ड्यूटी पे करोगे, लेकिन कब ये होगा, जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया होगा माल, उसके बाद आप रिफंड लेकर आ सकते हो। अगेन इट इज एन अल्टरनेटिव टू एडवांस ऑथराइजेशन, या फिर बोल सकते हो उसी का ही पार्ट है DFIA। एडवांस ऑथराइजेशन का अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं, या उसी का पार्ट बोल सकते हैं, या आइडेंटिकल टू ईच अदर बोल सकते हैं। डन। तो ये मेजर स्कीम्स हैं जो विच आर करंटली इन इफेक्ट, ठीक है, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। यहां तक अपना डन होता है क्या, FTP, और क्या डन होता है हमारा, हमारा डन होता है BOP। दो चीजें डन है। अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस, एग्रीमेंट्स वगैरह। चलो लेट्स गो, शुरुआत करते हैं फ्रॉम गेट। गेट को समझने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया भाई। एनीवेज आ जाओ, बुक को कर देते हैं बंद, रफ नोटबुक को। हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री क्या है भैया, आ जाओ। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 हुई है ना। कमेंट सेक्शन में बताना कब हुई थी, डेट बताना, डेट इन द सेंस की ईयर बताना। तो ना इसके बाद फर्स्ट और सेकंड के बाद जो कंट्रीज थी ना, उन्होंने प्रीडेटरी बिहेवियर अपना लिया। प्रीडेटरी बिहेवियर का मतलब है भाई अपनी अपनी सोचो, दूसरों की छोड़ो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सभी कंट्रीज ने क्या कर दिया, इंपोर्ट को अबॉलिश कर दिया, या फिर लगा लो टैरिफ्स लगा दिए, टैरिफ्स बढ़ा दिए, टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया। डन। जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड हमारा ठप पड़ गया, ग्लोबल ट्रेड कम हो गया। ये तो एक सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन थी, ये जब चीजें हुई थी, कुछ कंट्रीज हारी भी थी, है ना। कुछ कंट्रीज हारी थी, तो उन्हें पैसा पेमेंट, मतलब पैसा देना, पैसा तो चलो इंडियन करेंसी वाला सिस्टम हो गया, मनी प्रोवाइड करवाना पड़ा किसको, जो जीती हुई कंट्री थी, है ना। जैसे जर्मनी का अभी जाके कंप्लीट हुआ था, शायद से, पता नहीं कंप्लीट भी हुआ है नहीं हुआ, लेकिन कितने सालों से चलता हुआ आ रहा था। तो जो लूजर कंट्रीज थी, पेमेंट करना पड़ा उनको पैसा विनर कंट्रीज को, है ना, या जिनसे लोन लिया था उनको। तो लूजर कंट्रीज ने क्या किया, पैसा छापना शुरू कर दिया, स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी। क्यों छाप रहे हैं जी, बिकॉज रीपेमेंट करनी है ना पैसों की, बिकॉज टू रीपे, है ना। पैसा छापना शुरू किया, इससे क्या हुआ, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ गई, विच बेसिकली मींस कि प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़ गए। और ये इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ना, इस समय पे क्या बोला गया कि हाइपर इन्फ्लेशन है, बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन चल रही थी। तो ग्लोबल ट्रेड हमारा गिर गया, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड गिर गया। तो क्या हुआ, 1944 में एक मीटिंग हुई, क्योंकि बहुत नेसेसरी टाइम था ये और जरूरी था मीटिंग करना। तो 44 नेशंस के डेलीगेट यहाँ पर आए, 44 पता नहीं 47 या जनरली भी 44 ही याद रखो, 44 देशों के डेलीगेट्स आए, यहाँ पर बातचीत हुई। कहाँ पर बैठे भाई, ब्रिटेन वुड के अंदर, ब्रिटेन वुड्स के अंदर। और ये कहां पर था जी, ये था हमारा न्यू हेम्सफेयर,
और ये कहाँ है? यूएसए भाई, यूएसए। यहां पर एक बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, एक हुई कॉन्फ्रेंस। तो यहां पे जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कुछ रिजल्ट निकल कर आया। जो रिजल्ट मुझे पता है, आप लोगों को पता है, मैं एक बार वीडियो को सही कर लूं, काफी हैंग हो रही है, एक सेकंड। रिजल्ट मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि क्या रिजल्ट निकल कर आए थे 144 145 के अंदर। रिजल्ट था हमारा आईएमएफ एंड आईबीआरडी, है ना। रिजल्ट निकल कर आया क्या? आईएमएफ बना, आईएमएफ और हमारा आईबीआरडी बना। और एक और चीज बनी थी जिसे बोलते हैं आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1950 में बंद हो गई, ठीक है। ये तो अपना चला था भाई आईएमएफ और आईबीआरडी। आईएमएफ शॉर्ट टर्म चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए, बीओपी को मेंटेन करने के लिए। आईबीआरडी डेवलपमेंटल पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए, फंड प्रोवाइड करवाने के लिए, लॉन्ग टर्म पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये था। आईबीआरडी इज करेंटली नोन एज व्हाट? वर्ल्ड बैंक, यू माइट बी नोइंग दैट। और उसके अंदर भी 5-6 संस्थानें हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ कहां पे? अभी आओ तुम आईटीओ पे। तो आईटीओ बना तो था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड को संभालेगा, बट चल नहीं पाया ड्यू टू सम ब्यूरोक्रेटिक थिंग्स वगैरह वगैरह। तो इसी के बीच में 1947 में हुई थी बातचीत फिर से, ठीक है। कहां पर बातचीत हुई? 1947 में हुई। 1947 23 अक्टूबर के अराउंड, जैसे यहाँ पे लिखा है 30 अक्टूबर 1947 में गैट आया। फिर GATT एक एग्रीमेंट था, कोई बॉडी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि भाई तुम्हें ऐसा बोलेगी कि तुम्हारे सिर पे बैठेगी, तुम्हें बोलेगी कि भाई ये फॉलो करो ना, कोई नहीं सुनता इसकी, ये वाला सिचुएशन थी। तो एक एग्रीमेंट तैयार हुआ, जिसको फॉलो करना था वो उन्होंने फॉलो किया, जिसको नहीं करना था नहीं किया। इट वाज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, ठीक है। तो एक, लेकिन फिर भी एक क्या आया, ट्रेड को सही रखने के लिए क्या आया हमारे पास? एक एग्रीमेंट आया जिसे गैट बोला गया। 30 अक्टूबर 1947 को ये साइन हुआ और इट केम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1948। तो आपसे पूछा गया कि भाई क्वेश्चन के अंदर गैट कब इस्टेब्लिश हुआ, तो हम बोलेंगे अक्टूबर 1947। डन है। इफेक्ट में कब आया? 1948 में। अब क्यों इसे लेकर आया गया था? ताकि इंक्रीज हो सके वर्ल्ड ट्रेड, रिमूव हो सके रिस्ट्रिक्शन जो कि लगा रखी है, टैरिफ लगाए हुए हैं, और अवॉइड हो सके ट्रेड वॉर्स। इस चीज को सही करने के लिए गैट आया, सिंपल एज डन। तो इट वाज नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली, इट वाज जस्ट एन एग्रीमेंट। जिसको फॉलो करना था वो उन्होंने किया, जिसको नहीं करना था वो नहीं करेंगे। डन। नाउ गैट के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, अभी हमने जस्ट देखे कि किस लिए इसको लाया गया। वही इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि रिड्यूस करना टैरिफ को, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना, कोटा को, लाइसेंसिंग को, प्रमोट करना मल्टीलेटरल ट्रेड, इंश्योर करना कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनकरेज करना इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। कुछ लिमिटेशन भी थी इसकी। देखो आज के समय पे यू ऑलरेडी नो कि भाई गैट को रिमूव कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया बाय WTO। सॉरी यार, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में लेता हूँ तो आपको पता ही है, तो जिस वजह से ऐसा होता है, पर कोई ना। एनीवेज, हाँ, तो इसकी लिमिटेशन भी है, तभी तो WTO आया होगा ना, है ना। तो इसकी लिमिटेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, लिमिटेशन जो है, उसी की वजह से जो WTO आया। तो इट वाज ओनली एन एग्रीमेंट, नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फॉलो करते थे वो करते थे, नहीं करते तो नहीं करते थे। कुड नॉट हैंडल सर्विसेज, ट्रेड, IPR इश्यूज, तो यानी कि बहुत लिमिटेड था इसका स्कोप। वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हुआ करता था, डिस्प्यूट को ये रिजोल्व नहीं करवा पाता था। डेवलपिंग कंट्रीज फेल्ट इग्नोर्ड, काफी कंट्री दूर रही इन चीजों से। एग्रीकल्चर या टेक्सटाइल्स वगैरह बहुत लंबे समय तक दूर थे, गैट के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। तो बहुत सारी लिमिटेशन इसकी हुई। नाउ देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ गैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, बहुत ईजी है, याद रखो बस। MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्या बोलता है कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कंसेशन प्रोवाइड करवा रही है, ट्रेड कंसेशन जिसे लोअर टैरिफ बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि भाई जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना इस गैट की, वो पर्टिकुलर कंट्री उन कंट्री को भी सेम कंसेशन प्रोवाइड करवाए। ये है, मतलब यूं है कि भाई तुम किसी एक बंदे को फायदा मत दो, किसी एक कंट्री को फायदा मत दो, सभी को फायदा दो ना, फिर अगर एक को दे रहे हो तो इसका ये भी मतलब था कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो यार,
ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट वाज आल्सो द प्रिंसिपल। क्या था नेशनल ट्रीटमेंट? अगर कोई भी गुड किसी कंट्री से यहाँ पर आ रहा है तो उस गुड को तुम अपना मानोगे यार, ट्रीट लाइक डोमेस्टिक गुड। ऐसा नहीं है तो भाई दूसरे देश का गुड है, ऐसा ना करो, है ना। नेशनल ट्रीटमेंट। टैरिफ एज द मेन प्रोटेक्शन। अगर तुम्हें कुछ भी लगाना है, प्रोटेक्शन लगानी है, ट्रेड को कम करना है या रोकना है इंपोर्ट को, तो भाई टैरिफ से लगाओ, उसके अलावा कुछ मत लगाओ। जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं ना, वो मत लगाओ, इससे बेटर है टैरिफ ही लगाओ। टैरिफ इज बेसिकली द टैक्स जो आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे पे करते हैं, वो लगाओ। रेसिप्रोसिटी, कंसेशन अगर दे रहे हो तो सामने वाला भी देगा, दोनों साइड से होना चाहिए, गिव एंड टेक वाला सिस्टम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रखो, सारी चीजें सामने रखो, है ना। मेन गोल समझो गैट का क्या था, उसी के आधार पे उसके प्रिंसिपल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, आज तक पूछे जाते हैं। ये होगी गैट की बातें। अब करते हैं डब्ल्यूटीओ की बात। गैट का कोई वो नहीं है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक एग्रीमेंट है, लगा लो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। लेकिन डब्ल्यूटीओ एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1 जनवरी 1995 आफ्टर द उरुग्वे राउंड, जो कि चला था इतने साल। उरुग्वे राउंड वाज द मेन राउंड जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ आया। इसका जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। काफी इंपॉर्टेंट है पूरी चीजें। क्या है डब्ल्यूटीओ? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रेगुलेट करती है एंड प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन द कंट्रीज। सिर्फ एक इसका यही मकसद नहीं है कि सिर्फ प्रमोट करो इंटरनेशनल ट्रेड को, इसके और भी मकसद है। मकसद इन द सेंस कि ट्रेड डिस्प्यूट को कम करवाओ, नेगोशिएशंस करवाओ, ट्रेड डील्स जो होती है नेगोशिएशन करवाओ, हेल्प करो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पेनल्टी भी इम्पोज करो, और इसकी जितनी भी चीजें होती है वो बाइंडिंग होती है, फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अदर फंक्शंस इसका, एडमिनिस्टर है ट्रेड एग्रीमेंट का, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, सेटल ट्रेड डिस्प्यूट, इसकी अलग से एक बॉडी होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसके थ्रू ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को या ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल करवाता है। नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करो, तो ये रिव्यू बॉडी होती है एक। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाओ, ट्रेनिंग टू डेवलपिंग नेशंस प्रोवाइड करवाता है, कोऑपरेट करता है अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसा कि है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनके साथ कोऑपरेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डन डन। इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये बस पढ़ लेना, मैं नहीं करवाऊंगा इसको क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा भी है इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछे जाता है, पूछ लेता है कि डब्ल्यूटीओ का जो ढांचा है या डब्ल्यूटीओ की सबसे एपेक्स बॉडी कौन सी है। भाई हम बोलेंगे दिस इज द एपेक्स बॉडी, ठीक है। ये कौन है जी? एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी सबसे ऊपर वाली बॉडी है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हर 2 साल में इसकी बैठक होती है, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है जनरल काउंसिल, ठीक है, फिर आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और एक रिव्यू वाली बॉडी। और इस जनरल काउंसिल के अंदर और भी काउंसिल्स आ जाती हैं अलग अलग एग्रीमेंट्स पे, जैसे कि डब्ल्यूटीओ के अंदर और भी एग्रीमेंट्स हैं। ट्रेड इन गुड्स हो गया, ट्रेड इन सर्विसेज हो गया, ट्रिप्स हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, ट्रिम्स हो गया इन्वेस्टमेंट मेजर्स वाला, और ये हो गया GATS। तो जितने भी एग्रीमेंट है उसकी काउंसिल अलग अलग है, वो इसके अंदर आ जाती है जनरल काउंसिल के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये भी। डन, ये तो याद करने वाला ही है। डन। अब करते हैं बात UNCTAD की। बना कब था? इस्टेब्लिशमेंट ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कर लेना। हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्क्स अंडर यूएन के अंडर ये काम करता है। देखो WTO और UNCTAD कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन सेम नहीं भी है, क्योंकि WTO का जितना भी सब कुछ है ना वो रेगुलेटरी वाला है और बाइंडिंग वाला है, लेकिन UNCTAD का मकसद सिर्फ है प्रमोट करना और एडवाइस प्रोवाइड करवाना, इसका कुछ बाइंडिंग नहीं है एज सच, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, प्रमोट करना डेवलपमेंट फ्रेंडली ट्रेड को, रिड्यूस करना ट्रेड गैप को बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, है ना, इन दोनों के बीच में, मतलब डेवलपिंग नेशंस को देखता है ये अच्छे से, सपोर्ट करना लीस्ट डेवलप नेशंस को, कंट्रीज को, प्रोवाइड करना रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी एडवाइसेस, इनकरेज करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट को भी, और ये ट्रेड डील्स के लिए नेगोशिएशन करना भी प्रोवाइड करवाता है, प्रपोजल्स भी तैयार करता है, ये भी इसका एक मेन फंक्शन है, ध्यान रखेंगे। क्यों बनाया गया था UNCTAD को? डेवलपिंग कंट्रीज फेस्ड, मतलब डेवलपिंग नेशंस ना ये चीजें फेस कर रही थी, मतलब दिक्कतें फेस कर रही थी, बस इस चीज के लिए इसको लाया गया।
डेवलपिंग नेशंस बोला, डेवलपिंग नेशंस ने क्या बोला कि फेयर ट्रेड टर्म्स लेकर आओ यार, डेवलपमेंट सपोर्ट लेकर आओ, तो ये UNCTAD आया, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं इसके फंक्शंस है, थोड़ा सा देख लो। पॉलिसी सपोर्ट करता है, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन थिंग्स रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल इकोनॉमी। रिसर्च एंड रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है, ठीक है। और रिपोर्ट कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट UNCTAD, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट UNCTAD, इंपॉर्टेंट थी, डन हो गया। टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखता है, हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज नेगोशिएट इन ट्रेड प्लेटफॉर्म, तो नेगोशिएशन करवाना भी इसका काम है, जैसा कि WTO का था, इसका भी है। प्रपोजल भी बनाता है, जैसा मैंने बताया आपको। कैसे अलग है आप देख सकते हो, ट्रेड रेगुलेटरी बॉडी है ये डेवलपमेंटल बॉडी है। इसका गोल क्या है, लिबरलाइज करना ग्लोबल ट्रेड, और इसका है डेवलपमेंट प्लस ट्रेड सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ये रूल्स को इन्फोर्स भी करवा सकता है, UNCTAD एडवाइजरी है। डिस्प्यूट सेटलमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बस नेगोशिएशन का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देता है ये। बायर्स सीन प्रो ट्रेड रूल्स, प्रो डेवलपिंग नेशंस, इसका जो WTO का जो रूल्स वगैरह आते हैं ना वो होते हैं प्रो ट्रेड वाले। प्रो ट्रेड का मतलब है जो ट्रेड को बढ़ावा दे, मतलब फोकस ट्रेड पे है पूरा। UNCTAD का ना फोकस है डेवलपिंग नेशंस पे, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें उनका, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो आया था, इन्होंने जब डिमांड किया था। ओ भाई, डन होता है आपका ट्रेड ऑफ इंडिया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ना प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो, समझ में आया है तो, और 3 ऐसी प्यारे लेक्चर्स के अंदर, सेशंस के अंदर मैंने तुम्हारा ट्रेड ऑफ इंडिया पूरा करवाने की ट्राई करी है। आई नो दैट कि भाई तुम्हारा थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ये 50 मिनट या 1 घंटे की क्लासेस हुई हैं, बट बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करी है सारा का सारा ट्रेड ऑफ इंडिया। सो दैट्स इट। चीज़ें अच्छी लगी है लाइक कर देना, मेरे को फॉलो कर लेना अगर चीज़ें आपको समझ आई है, आपकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू एडिशन हुई है मेरी तरफ से, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।